अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नोवेली शेयर। तो आज जो है वो द रियल माफिया बॉस का एपिसोड 10 जो है वो हम रीड आउट करेंगे। अच्छा, मैं आपसे ये कहूंगी, आप लोग जो है वो व्यू तो कर लेते हैं वीडियो, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते चैनल, तो ऐसे ना किया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि जो है वो हम इसी तरह आप तक अच्छी अच्छी वीडियोस को प्रोवाइड करते रहें। और जो है कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दिया करें।
शाम अपने नरम पर फैलाया हिस्सा इस पर उतर रही थी। दिन की रोशनियों से जगमगा रहा था। सफेद और सुनहरी लाइट छत से यूं लटक रही थी जैसे तारों को जमीन पर उतार दिया गया हो। हर तरफ फूलों की महक थी। गुलाब, आर्किड, मोतिया, खुशबू सांसों में घुल रही थी। और इस रोशनियों के समंदर के बीच स्टेज पर दो दुल्हनें खड़ी थीं। दो अलग चेहरे, दो अलग कहानियां, मगर अंजाम एक जैसा। ईशा बेहद हसीन, आंखों में हया की चमक, होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट। हन्ना उसके साथ खड़ी थी, वक़ार, एतमाद और मोहब्बत का हसीन इम्तिजाज लिए। उसका जोड़ा उसकी शख्सियत की तरह खामोश मगर शदीद था। कैमरे के फ्लैश बार बार चमकते, क्लिक क्लिक। फोटोग्राफर हिदायत दे रहा था और वो दोनों मुस्कुराते हुए यादों की में कैद होती जा रही थी। यमुना कभी हमना के कान में कुछ कहकर हंसा देती, कभी ईशा का दुपट्टा जरा सा ठीक कर देती। कहे खामोशी में घुलते रहे और स्टेज के सामने दानिश और मूसा अपनी अपनी बेगमात को यूं देख रहे थे जैसे दुनिया में कुछ और हो ही ना। दानिश की निगाह बार बार ईशा पर जा ठहरती। फख्र, मोहब्बत और एक खामोश वादा आंखों में झलकता। मूसा हन्ना को देखता तो लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ जाती। वो जानता था ये औरत सिर्फ उसकी बीवी नहीं बल्कि उसकी ताकत है। मेहमान आते रहे, कोई मुबारकबाद देता तो कोई दुआओं में हाथ उठाता। दानिश और मूसा वक़ार के साथ सबसे मिलते, इज्जत, एहतराम और खुलूस के साथ। फिर सबको स्टेज की तरफ ले आते और कुछ तस्वीर बनवाते। खानदान, दोस्त, रिश्ते, हर फ्लैश के साथ एक लम्हा हमेशा के लिए कैद होता गया। वलीमा की तकरीब यूं गुजरी जैसे वक्त खुद ठहर गया हो। हंसी, दुआएं, निगाहें, रोशनी सब एक दूसरे में घुलता रहा। और जब रात अपनी गहराइयों में उतरने लगी तो हॉल में कौन सा खिल गया। दो दुल्हों के साथ स्टेज पर उतरी। अब ये सिर्फ तकरीब नहीं थी, ये दो जिंदगियों की मुकम्मल शुरुआत थी। रोशनियों के नीचे ली गई ये तस्वीरें कल की यादें बन चुकी थीं, मगर इन दिलों में ये लम्हा हमेशा के लिए रोशन रहने वाला था। एक महीना, पूरा एक महीना यूं गुजरा जैसे किसी ने जिंदगी के जख्मों पर हाथ रख कर के दिया हो कि अब बस, अब आराम करो। घर में हंसी थी, कहे थे, चूड़ियों की खनक थी। ईशा और हमना एक दूसरे के साथ ऐसी हंसती थी जैसे दुख ने कभी दरवाजा ही ना खटखटाया हो। दानिश की आंखों में ईशा के लिए एक नरम सा गुरूर था और मूसा की निगाहों में हमना के लिए वो सुकून जो जंगों के बाद सिर्फ फातिह को मिलता है। हमना अक्सर मूसा के पास बैठकर कहती, कितना पुरसुकून लग रहा है ना सब। और मूसा सिर्फ मुस्कुरा देता, मगर वो जानता था सुकून हमेशा सच नहीं होता। उसी दिन मूसा अपने स्टडी रूम में था। कमरे में खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो बोलने से पहले सांस रोके। दरवाजा आहिस्ता से खुला। इरफान अंदर आया। उसके कदमों में वही झिझक थी जो बुरी खबर हमेशा अपने साथ लाती है। बॉस, मूसा ने सिर उठाया। डॉक्टर का कहना है बेट को अब मजीद नशा आवर दवाएं नहीं दी जा सकती। इरफान ने अदब से कहा। एक लम्हे को मूसा की आंखें ठहर गईं। फिर उसने गहरी सांस ली और हशर। इरफान ने नजरें झुकाई। वो बिल्कुल खामोश है, कैदी बन चुका है। मूसा खड़ा हो गया। दीवार की तरफ देखते हुए उसने आहिस्ता से कहा, बेग को आजाद कर दो। दानिश चौंक गया। भाई? मूसा की आवाज पुरसुकून थी, मगर उस पुरसुकून लहजे में ऐसा जहर था जो आहिस्ता आहिस्ता मार देता है। उसे भागने दो। वो भागेगा और सीधा बख्तावरान के पास जाएगा, क्योंकि मैं कुछ और भी चाहता हूँ। इरफान ने सर झुका दिया। जी बोस। मूसा एक लम्हा रुका। उसके साथ उसके बेटे को भी मौका दो। दानिश मूसा को देखता रह गया। ये मूसा था,
जो दुश्मन को रास्ता देकर शिकार करता था। रात के खाने में भारी हो चुकी थी। बेग और हशर अंधेरे में पैक थे। जब आंखें खुली, हशर ने अपने बाप को देखा। वो टूट गया। बाबा, आवाज रोती हुई बचपन जैसी थी। बाबा, मुझे बचा लें, ये लोग बहुत मारते हैं। बेग जख्मों से चूर था, कटी हुई उंगलियां, सर पर टांके, मगर आंखों में नफरत जिंदा थी। रस्सी खोलने की कोशिश करो बेटा। हशर ने काफी कोशिश के बाद कांपते हाथों से रस्सी खोली। आजाद होते ही बाप बेटे एक दूसरे से लिपट गए। हशर सिसक रहा था। बेग ने उसके कान में कहा, अब हमारी बारी है, अब बदला लिया जाएगा। वो लोग दरवाजे की तरफ आए। बंद था। खिड़की पर नजर गई। खिड़की खुली थी। अंधेरा उनका साथी बन चुका था। काफी भागने के बाद एक घर आया। घर जहां माजी अभी जिंदा था। बेग ने अंदर जाकर आवाज दी, बख्तावरान। सामने कोई और नहीं बल्कि नानी माँ खड़ी थी। आंखों में आग दहक रही थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? मूसा को अगर पता चल गया तो मार देगा। बेग की आवाज गरज उठी। जो 20 साल पहले हुआ, हम दोनों ने मिलकर किया। सजा अकेला मैं क्यों भुगतूं? नानी माँ ने गुस्से से देखा और कहा, चला जा देख, वरना तेरी वो फुटेज वायरल कर दूंगी जिसमें तूने मेरी बहू को मारा था। देव ने कहा, हाँ कर दे भले वायरल। अब डर नहीं, वैसे भी मैं अपने बेटे को खो चुका हूँ। अब कोई डर नहीं मुझे। नानी माँ ने गुस्से से देखा, फिर पलटी। अलमारी खोली। बेग ने समझा कि चिप होगी, मगर अचानक गोली की आवाज गूंजी। बेग जमीन पर जा गिरा। हशर की चीख दीवारों से टकरा गई। बाबा! नानी माँ सर्द मुस्कुराई। मुझे फंसाएगा? हशर खून में लथपथ पाप पर झुक गया। वो रोता रहा। आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्यों सब एक दूसरे के पीछे पड़े हैं? अचानक नानी माँ ने हशर के कंधे में सुई पेवस की। वो बेहोश हो गया। रात एक और सच निकल गई। बाहर खड़ा इरफान खामोशी से सब कुछ देख रहा था। सायों में छुपा, सांस रोके, नजरें जमाए। जैसे ही मूसा की मौजूदगी का एहसास बढ़ा, उसने फौरन मोबाइल निकाला और मूसा को फोन मिलाया। आवाज धीमी मगर घबराहट से भरी हुई थी। उसने सारी बात मुख्तसर मगर वाज़ेह अंदाज में बता दी। फोन के उस पार मूसा ने डांट भेजी है, इरफान, जितना जल्दी हो सके वहां से निकलने की कोशिश करो। खतरा हो सकता है तुम्हारी जान को भी। जी बॉस, इरफान ने बस इतना कहा और बगैर पीछे देखे वहां से निकल गया। अगले दिन तकरीबन शाम के 4 बज रहे थे जब घर के लैंडलाइन पर फोन की घंटी बजी। मुलाजमा ने फोन उठाया, चंद लम्हे सुनी, फिर चेहरा संजीदा हो गया। वो खामोशी से फोन मूसा के हाथ में थमा गई। मूसा ने बात की, चंद लम्हे, फिर खामोशी, और कॉल रख दी। उसी लम्हे कमरे में अजीब सी खामोशी फैल गई। हमना, जो ईशा के साथ बैठी बातें कर रही थी, चौंक कर बोली, क्या हुआ? किसका फोन था? मूसा ने एक लम्हा उसकी तरफ देखा। वो लम्हा भारी था, जैसे लफ्ज मुंह से निकलने को तैयार ना हो। फिर आहिस्ता मगर साफ आवाज में बोला, तुम्हारे मायके से था। बेग साहब का किसी ने कत्ल कर दिया है। हमना की आंखें हैरत से फैल गईं, सांप जैसे सीने में अटक गई हो। हमें जाना होगा, मूसा ने कहा। अचानक हमना का लहजा बदल गया। जिद, गुस्सा, बरसों की तलखी एक साथ फूट पड़ी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। वो खड़ी हो गई। उनके साथ ऐसा ही होना था। मेरा पूरा बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मुझे सिर्फ नफरत ही की। मेरा क्या कसूर था? मुझे नहीं जाना। मूसा ने उसकी तरफ देखा। ना सख्ती थी, ना नरमी, बस एक फैसला। जाना पड़ेगा हमना, चलो। और वो उससे अपने साथ ले गया। बेग हाउस पहुंचकर फिजा बोझल हो चुकी थी। औरतों के सामने लाश को ढांप कर रखा गया था। रोने की आवाजें, खुशियां, कुरान की तिलावत, सब मिलकर एक दर्दनाक मंजर बना रहे थे। मगर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि किसी ने कपड़ा हटा दिया और हन्ना की नजर पड़ गई। सामने बेग की लाश थी। एक आंख निकली हुई, दांत बाहर निकले,
नाक पर गहरे कट और एक कान आधा कटा हुआ। हमना के कदम लड़खड़ाए, चेहरा दर्द पड़ गया और अगले ही लम्हे उसे मतलियां आने लगी। वो भागती हुई ऊपर की तरफ गई, वॉशरूम में जाकर उल्टियां करने लगी। जिस्म कांप रहा था, दिल जैसे सीने में चीर देगा। नीचे बेग साहब के जनाजे को उठाया गया, नमाज़े जनाजा अदा की गई, कब्र में मिट्टी डाली गई। मूसा हाथ पीछे किए खड़ा, खामोश खड़ा, सब देखता रहा। उसने जनाजे नमाज नहीं पढ़ी थी। दानिश ने करीब आकर पूछा, भाई आप क्या सोच रहे हैं? मूसा ने गहरी सांस ली। ये काम बख्तावरान अकेली नहीं कर सकती। इरफान आगे बढ़ा। मूसा ने आहिस्ता मगर रोबदार आवाज में पूछा, इरफान वहां कोई और मौजूद था? नहीं बॉस, कोई नहीं था, वो अकेली थी, इरफान ने धीरे से कहा। मूसा सोच में डूब गया। दानिश ने गुस्से से कहा, भाई बख्तावरान ने उसे कुत्ते की मौत मारा है। मूसा ने सर्द लहजे में कहा, इसको तो वैसे भी मरना ही था। चलो, एक गुनाह कम हुआ मुझसे। बस अब वो उस मासूम हशर को कुछ ना करे, उसे अभी जिंदगी देखनी है। दानिश ने हैरत से मूसा को देखा। मूसा ने जैसे अपनी उसकी सोच पढ़ ली हो। जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो कि हशर का इतना एहसास क्यों है मुझे। दरअसल मुझे हशर से नफरत नहीं, बस एक जलन थी, वो भी हमना की वजह से। बाकी वो मासूम लड़का है। फिर मूसा ने फैसला कुन अंदाज में कहा, तुम दोनों घर जाओ, मैं तुम्हारी भाभी को लेकर आता हूँ। एक गाड़ी में इरफान और दानिश रवाना हो गए। दूसरी गाड़ी में मूसा दोबारा बेग हाउस की तरफ मुड़ गया। मूसा जैसे ही बेग हाउस पहुंचा, फिजा उसे गैर मामूली लगी। निगाहें तेजी से इधर उधर दौड़ी, दिल ने बेचैनी से धड़कना शुरू किया। हमना, किसी ने जवाब ना दिया। अचानक एक हकीकत उस पर बिजली बनकर गिरी। वहां हमना थी ही नहीं, उसकी रगें तन गई, चेहरा सुर्ख हो गया। उसने पूरी ताकत से चीख कर कहा, कहाँ है मेरी बीवी? नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे टिकटॉक और इंस्टा चैनल पे विजिट करें। आप लोग जो है वो व्यू तो कर लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो ऐसे ना किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें।